हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू थ्योरम ऑन वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। जो हमारे पास थ्योरम ऑन वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास वो इम्पोर्टेंट टर्म्स है क्या। देखो, जैसे कि हमने लास्ट अपने जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था थ्योरम ऑन वेरिएशन वाला, टोटल एनर्जी वेरिएशन वाला, ठीक है, उसमें हम यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं। जहाँ पे ये जो मेरे को बताता है वो हमें बताता है चेंज इन द टोटल एनर्जी। जो हमारे पास एनर्जी टोटल एनर्जी उसमें चेंज, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। ठीक है, और नॉन पोटेंशियल फोर्सेस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे तो हम सिर्फ जो कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि अगर मैं अपने सिस्टम को स्केलोनॉमिक कर दूं। देखो, सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, फिर वहां से कुछ टर्म्स यहाँ पर ड्राइव होंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अगर सिस्टम स्केलोनॉमिक कर दिया जाए तब मेरे पास जो हमारे पास चेंज इन द टोटल एनर्जी जो है उसमें कितना चेंज, मतलब टोटल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो देखते हैं और किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर स्केलोनॉमिक सिस्टम होगा तो मेरे पास T1 और T0 दोनों के दोनों जीरो होंगे, और साथ ही मतलब काइनेटिक एनर्जी का T के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। मतलब यहाँ से T1 जीरो, T0 जीरो और दिस जीरो, फिर इसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अब देखो, मेन माइंड में ये चीज़ आएगी कि जो मेरे पास T1 T0 और ये जीरो आ रहा है, ये आया कैसे, स्केलोनॉमिक सिस्टम है। तो अब देखो, जब हमने अपना काइनेटिक वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का कैसे आया, तो आप इससे पहले वाले जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का पूरा टॉपिक है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा मेरे पास T2 प्लस T1 प्लस के T0, जहाँ पे T2 मेरे पास ये है, T1 ये है और T0 ये है। ठीक है, और जहाँ पे ये जो मेरे पास ये टर्म्स है Aij, Ai और A0, इनकी वैल्यू मेरे पास ये है। इतना क्लियर? ये हमने उस टॉपिक में पूरा ड्राइव किया हुआ किस तरीके से ये वैल्यू आई है। ठीक है बेटा, T2 की वैल्यू ये, T1 की ये, T0 की ये, Aij जो इसके अंदर है यहाँ पे, और Ai जो है, और ये A0, इनकी वैल्यू है मेरे पास ये। अब देखो, बात आती है कि स्केलोनॉमिक सिस्टम है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये होगा कर्ल आर के वेक्टर अपॉन कर्ल टी, मतलब जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसका टी के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इक्वल टू होगा जीरो का। ये भी मैंने काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन में बताया हुआ है कि अगर मेरे पास सिस्टम स्केलोनॉमिक होता है तो ये जो होता है हमारे पास पोजीशन, मतलब आर के वेक्टर जो होता है, ये मेरे पास जो होता है डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम पे, एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब जैसे ही ये इक्वल टू जीरो हुआ तो अगर मैं यहाँ पे AI में जाऊँ तो मेरे पास कर्ल आर के वेक्टर अपॉन कर्ल टी, ये इसकी वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हुई, ये जीरो हो गया, पर AI पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया, जीरो। अब जैसे ही AI जीरो हुआ तो यहाँ से AI जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया, T1 इक्वल टू, और T1 इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हुआ कि T1 इक्वल टू जीरो कैसे आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ए नोड में भी मेरे पास ये टर्म है तो ये जीरो बन गई, A0 जीरो हो गया मेरे पास, और A0 की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगी तो T0 भी मेरे पास जीरो हो गया। देखो बेटा, T1 इक्वल टू जीरो, T0 इक्वल टू जीरो, ये चीज़ हमें समझ में आ गई किस तरीके से आया। अब जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो यहाँ पर T1 और T0 की वैल्यू, जब यहाँ पे दोनों की वैल्यू जीरो है तो T इक्वल टू T2 आ जाएगा मेरे पास। अब देखते हैं आगे, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे T इक्वल टू T2। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है इसका T के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो मैंने जब इधर किया तो मेरे पास इधर भी होगा T के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो, ये वैल्यू मेरे पास इक्वल टू जीरो कैसे हुई,
जब हमने काइनेटिक एनर्जी वाला ही पोर्शन पार्ट किया था तो वहाँ पे स्केलोनॉमिक अगर हमारे पास सिस्टम होता है तो मेरे पास क्यू आई डॉट का अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे अगर स्केलोनॉमिक सिस्टम हमारे पास होता है तो हमारे पास पोजिशन वेक्टर, जो मेरे पास एक पोजिशन वेक्टर है, और इसको क्या बोलते हैं, क्यू आई डॉट को जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, क्यू आई डॉट इस तरीके से, क्यू आई डॉट को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे पास जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा वो भी हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर और जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है हमारे पास वो डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, दोनों के दोनों मेरे पास एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करते टाइम पर। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू जीरो। तो जब मैं इसका T2 का इसके टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो यहाँ पे देखो T2 का किया मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी का, तो यहाँ पे क्यू आई डॉट का भी टी के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्केलोनॉमिक सिस्टम होगा तो क्यू आई डॉट का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसका भी तो होगा, इतना क्लियर, इसका भी तो होगा अपॉन टी के रिस्पेक्ट में, तो दिस इक्वल टू जीरो तो T2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, और मेरे पास वैल्यू बच गई इसकी इक्वल टू जीरो। तो किस तरीके से आया, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। देखो अगर आप यहाँ पे करोगे भी तो आपने यहाँ पे देखो कर्ल अपॉन कर्ल टी, एक मिनट, यहाँ पे ये चीज लगाई किया। ठीक है, तो जब आप करोगे तो इसका भी तो होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कर्ल क्यू आई डॉट अपॉन टी, और इसी की हम जब हमारे पास स्केलोनॉमिक सिस्टम होगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे बेटा दिस इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो होगी मेरे पास यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्यू आई मतलब जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और यहाँ पे भी है, तो जब हम इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो इसमें नहीं या इसमें ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में इन दोनों का ही मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास जीरो। जब पूरी की पूरी वैल्यू निकल के जीरो आएगी तो मेरे पास दिस इक्वल टू जीरो। आप इसमें वैल्यू पुट करके भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने उसमें जो ये टोटल एनर्जी वाला पोर्शन था इसमें बताया था कि जब हम करते हैं तो T2 कैसे आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वाला पोर्शन बताया था ना, तो सेम वैसे भी अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हो तो यहाँ पे देखना दिस एंड दिस, इनका दोनों का ये भी मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, दिस इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके करें या इसके करें। ठीक है, तो दोनों के उसमें मेरे पास इनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इतना क्लियर, दोनों के उसमें मेरे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू जीरो बन जाएगी और ये मेरे पास यहाँ से दिस इक्वल टू जीरो। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब मेरे पास सिस्टम स्केलोनॉमिक होगा तो मेरे पास T1 इक्वल टू जीरो, T0 इक्वल टू जीरो, ठीक है, और दिस इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों की दोनों मेरे पास जो तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे निकल के आई हैं, इन तीनों वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो T1 जीरो, T0 जीरो, तो दिस ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास क्या आ गई, जीरो। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास क्या बन गई, जीरो। और यहाँ पे देखो दिस इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, दिस, यहाँ पे दिस इक्वल टू ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला पोर्शन प्लस, और मेरे पास दिस, ये जीरो ये जीरो, तो मेरे पास रिमेनिंग दिस ये पोर्शन बचा। इतना समझ आ गया। तो जब भी हमारे पास स्केलोनॉमिक सिस्टम होगा तो ये तीनों टर्म्स मेरे पास जीरो हो जाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो है चेंज इन द टोटल एनर्जी मेरे पास वो आ गया दिस। ओके, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट में कंडीशन रखी गई है सिस्टम इज स्केलोनॉमिक
जो कि मैंने अभी किया है। अगर मेरे पास सिस्टम स्केलरोनॉमिक हो, साथ में क्या कर दिया कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी यू है इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, मतलब अगर टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो अब देखो, जब मैंने स्केलरोनॉमिक वाला सिस्टम किया है तो मेरे पास ये वाली चीज निकल के आ गई, एक तो यहीं से निकल गई। अब इसी में हम ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे कि जो मेरे पास u है वो हमारे पास t के रिस्पेक्ट में जो है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब दिस टर्म इक्वल टू 0। तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा ये पोर्शन, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे दो कंडीशन लग रही है। पहली लग रही है हमारे पास स्केलरोनॉमिक, दूसरी है ये। तो स्केलरोनॉमिक से तो अभी हमने निकाला है ये चीज जो अभी पीछे निकाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन। साथ में कंडीशन ऐड कर दी कि मेरे पास ये दिस इक्वल टू 0, तो वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दिस। इतना क्लियर हो गया इस केस में क्या हुआ? ठीक है बेटा। अब देखो जो ये रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। देखो ये डेरिवेटिव हो रहा है ना, किसका हो रहा है? ये क्या है मेरे पास? टोटल एनर्जी। डेरिवेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो मेरे पास टोटल एनर्जी है इसका जो डेरिवेटिव हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। इतना क्लियर? वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। जब हमने क्या लिया, स्केलरोनॉमिक सिस्टम लिया और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू है, जब वो हमारे पास क्या है, डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, तब उस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल हो जाएगा पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। इसको क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, जो कि मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया था कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से ये रिजल्ट समझ आ गया, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट कुछ चीजें ऐड करते चले गए, वही चीज है। व्हेन सिस्टम इज कंजर्वेटिव, अगर मेरे पास सिस्टम कंजर्वेटिव हो तब क्या निकलेगा? देखो, कंजर्वेटिव सिस्टम होने के लिए वो सिस्टम क्या होना चाहिए? स्केलरोनॉमिक होना चाहिए। इतना क्लियर? सेकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए? वो सिस्टम इज सिस्टम वेयर ऑल फोर्सेस आर पोटेंशियल। उस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस हो वो सब के सब पोटेंशियल हो। ठीक है। एंड देन थर्ड यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, वो टाइम पर डिपेंड एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करें। अब देखो चीजें क्या है, हमने अब तक स्केलोनॉमिक का पढ़ लिया, सिंगल जब स्केलोनॉमिक था। फिर हमने पढ़ लिया कि अगर मेरे पास सिस्टम स्केलोनॉमिक हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम हो, तब मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये निकल के आया था। इतना क्लियर हो गया बेटा? दिस ये रिजल्ट ही तो निकल के आया था। जब मैंने इसको लिया और इसको साथ में लिया तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आया। अब इस रिजल्ट में एक कंडीशन और ऐड कर दो तो मेरे पास जो कंजर्वेटिव वाली सिस्टम अगर कंजर्वेटिव है तो वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है। अब कंजर्वेटिव में क्या बोला गया है कि जितने भी फोर्सेस हों वो मेरे पास सारे के सारे क्या हो? पोटेंशियल फोर्सेस हो। अब जब हमने ये दो कंडीशन अप्लाई करी तो मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आया। तो अब यहाँ पे मुझे ये दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास जो फोर्सेस होने चाहिए वो पोटेंशियल फोर्सेस होने चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल फोर्सेस है ही नहीं। दिस इज द नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। तो नॉन पोटेंशियल फोर्स तो हमें लेना नहीं है कंजर्वेटिव वाले में, हमें लेना सिर्फ पोटेंशियल फोर्सेस। तो दिस इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोटेंशियल फोर्स नहीं है। इन दोनों कंडीशन से देखो, ध्यान देना, इन दोनों कंडीशन से ये निकल के आया रिजल्ट। फिर थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है कंजर्वेटिव के लिए, उसमें क्या है कि सिस्टम हमारे पास जितने फोर्सेस हैं वो पोटेंशियल होने चाहिए, बट मेरे पास दिस इक्वल टू यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल फोर्स नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? नॉन पोटेंशियल फोर्सेस है। तो मुझे तो पोटेंशियल फोर्सेस चाहिए, तो अगर यहाँ पे नॉन पोटेंशियल फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास दिस इक्वल टू 0 फॉर दिस। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इन दोनों कंडीशन को लगा के ये मिल गया। इसमें हमारे पास जितने फोर्सेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पोटेंशियल। इसका मतलब इस सिस्टम में नॉन पोटेंशियल फोर्स नहीं आना चाहिए,
मतलब मेरे पास नॉन पोटेंशियल फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास DE/dt इक्वल टू आ जाएगा जीरो। एक तो ये तरीका हो गया कि मुझे सारे के सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, पोटेंशियल। इसका मतलब नॉन पोटेंशियल फोर्स वहाँ पे होना नहीं चाहिए, मतलब दिस इक्वल टू जीरो। तो ऐसे निकाल लो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि मेरे पास सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल फोर्सेस आएंगे, यहाँ पे कोई पोटेंशियल फोर्स है ही नहीं, तो दिस इक्वल टू जीरो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि नॉन पोटेंशियल फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, मतलब इक्वल टू जीरो ले लो। तो मेरे पास इस कंजर्वेटिव, अगर मेरे पास सिस्टम कंजर्वेटिव है तो DE/dt इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे जो ये चीज़ की है वो क्या की, देखो छोटी क्लास से हम करते आते हैं। डी यहाँ पे मैंने ले लिया, दिस इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। यहाँ से मेरे पास E आएगा, दिस इक्वल, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। यहाँ पे आएगा मेरे पास कोई भी कांस्टेंट, तो E इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिसको मैंने मान लिया H, तो E इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, H। अब इसको भी थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा है, तो आप ध्यान देना, जब मेरे पास सिस्टम इज कंजर्वेटिव तो मेरे पास ये तीन कंडीशन होती है, इन दो को मिला के मेरे पास ये पोर्शन बन जाता है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि जितने भी फोर्सेज हो वो पोटेंशियल हो, इसका मतलब नॉन पोटेंशियल फोर्स वहाँ पे जीरो होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, दिस इक्वल टू जीरो। अब आगे देखते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा है। देखो, total energy of a conservative system does not change when the system is in motion। क्योंकि यहाँ पे E इक्वल टू एच आ गया, मेरे पास कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट है वो चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली कि जो मेरे पास टोटल एनर्जी है कंजर्वेटिव सिस्टम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव सिस्टम में, कंजर्वेटिव सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास चेंज नहीं होती है, जब हमारे पास सिस्टम क्या होता है, मोशन में होता है। तो इक्वल टू एच आ गया, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एनर्जी इंट्रीगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट? एनर्जी इंट्रीगल, जब मेरे पास टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी इंट्रीगल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास जायरोस्कोपिक फोर्सेस, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 2 मार्क्स में हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब मेरे पास जायरोस्कोपिक फोर्सेस क्या होते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखो, नॉन पोटेंशियल फोर्स आर कॉल्ड जायरोस्कोपिक फोर्सेस इफ द पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स इज जीरो। मेरे पास जो नॉन पोटेंशियल फोर्स है वो क्या है, मेरे पास यही तो है नॉन पोटेंशियल फोर्स, इसी चीज़ से डिनोट किया हुआ। तो मेरे पास जो नॉन पोटेंशियल फोर्स होंगे उनको हम जायरोस्कोपिक फोर्सेस कब बोलेंगे, जब उनकी जो पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो। तो पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स तो ये होती है, शुरू में ही बता दिया कि मेरे पास जो नॉन पोटेंशियल फोर्स, इस टर्म को, पूरी टर्म को हम बोलते हैं पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स। अगर ये इक्वल टू मेरे पास जीरो हो जाती है तो मेरे पास जो यहाँ पे नॉन पोटेंशियल फोर्सेस है इनको हम बोल देंगे जायरोस्कोपिक फोर्सेस। इतना क्लियर हो गया किसको बोलते हैं, ये रिलेटेड है हमारे पास पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स से। अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया तो दिस फोर्सेस, मतलब जो हमारे पास नॉन पोटेंशियल फोर्सेस है उनको बोलेंगे जायरोस्कोपिक फोर्सेस। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डिसिपेटिव फोर्सेस। हमारे पास जो डिसिपेटिव फोर्सेस है वो क्या होते हैं, अब इसमें ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर मेरे पास पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस इज नेगेटिव और जीरो, यहाँ पे सिंपल बोलते हैं कि इक्वल टू जीरो होगा तो जायरोस्कोपिक होगा। यहाँ पे क्या बोला कि अगर मेरे पास नॉन पोटेंशियल फोर्स की जो पावर है अगर वो नेगेटिव हो या जीरो, अब देखो नेगेटिव के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, दिस, और इक्वल टू के लिए दिस। तो इनको जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये, और इसका मतलब भी क्या होता है, या तो वो मेरे पास लेस देन जीरो होगी मतलब नेगेटिव होगी, या जीरो, मतलब दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, इसका मतलब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके। जब भी हमारे पास कोई टर्म ऐसे होती है इसका मतलब होता है या तो वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, और या इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस जो हमारे पास नॉन पोटेंशियल फोर्सेस हैं उनको डिसिपेटिव फोर्सेस कब बोलेंगे, जब नॉन पोटेंशियल फोर्स की जो पावर है वो मेरे पास क्या हो जाए, नेगेटिव और जीरो, मतलब या तो नेगेटिव हो या जीरो हो। तो पावर क्या होती है मेरे पास नॉन पोटेंशियल फोर्स की, दिस,
तो लेस देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हम जो हमारे पास नॉन पोटेंशियल फोर्सेस होंगे उनको बोलेंगे डिसिपेटिव फोर्सेस। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। इक्वल टू 0 तो जायरोस्कोपिक फोर्सेस, और लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव या 0 हो तो डिसिपेटिव फोर्सेस। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जायरोस्कोपिक फोर्सेस और डिसिपेटिव फोर्सेस है उन दोनों को लेके यहाँ पे दो केस बनाए। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, देखो जब मेरे पास सिस्टम यहाँ पे तीन चीज अप्लाई कर दी। देखो सिस्टम स्केलोनॉमिक हो, जो मेरे पास पोटेंशियल फोर्स है डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है, और साथ में यहाँ पे जायरोस्कोपिक फोर्सेस। अब देखो जब हमने किया था इसको और इसको लेके, ठीक है, तो हमारे पास जो डी ई अपॉन डी टी वो किसके इक्वल आया था, मेरे पास आया था दिस, आई की वैल्यू 1 से लेके n, और यहाँ पे मेरे पास था क्यू आई डॉट, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही था, समीशन आई की वैल्यू 1 to n क्यू आई और क्यू आई डॉट, ठीक है बेटा, ये चीज़ आई। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब स्केलोनॉमिक सिस्टम हमने लिया था तो वहाँ पे T1 T नोड और मेरे पास कल T अपॉन T वो मेरे पास 0 हो गया था, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे कल U अपॉन कल T बचा था। फिर इसकी वजह से मेरे पास ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म निकल के यहाँ पे आई। आप देख भी सकते हो, एक बार दिखा देते हैं आपको दिस। जब मेरे पास स्केलोनॉमिक सिस्टम और ये वाला केस हो तो मेरे पास दिस इक्वल टू दिस। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इन दोनों केस से तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे बोल रहे साथ में जायरोस्कोपिक फोर्सेस। जायरोस्कोपिक फोर्सेस का मतलब क्या हो कि हमारे पास जो पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स है वो क्या हो, इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इक्वल टू 0, यही तो मतलब है। यहीं पे यही तो बताया कि पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब ये इक्वल टू 0 आया तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। E यहाँ से डी ई इक्वल टू 0 डी टी, यहाँ से इंटीग्रेशन लेंगे तो मेरे पास E बचेगा, यहाँ से 0 प्लस के H ले लो, यहाँ पे H मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ से, और इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी इंटीग्रल। जब इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ जाए दिस इज कॉल्ड द एनर्जी इंटीग्रल। अब एक केस कर लिया हमने। अब मेरे पास दूसरा केस क्या था सिस्टम में, सेम वही केस है, स्केलोनॉमिक और पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। सिर्फ हमने यहाँ पे जायरोस्कोपिक फोर्सेस की जगह डिसिपेटिव फोर्सेस कर दिया, तो मेरे पास निकल के तो यही आया था, ठीक है। यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस। अब इसकी वैल्यू मेरे पास इस केस में देखो ध्यान से समझना बेटा, ये वाला केस लगा के दिस और दिस मेरे पास वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब डिसिपेटिव फोर्सेस में मेरे पास क्या होता है, जो पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स होता है वो होता है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डी ई अपॉन डी टी लेस देन इक्वल टू 0। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर। सिर्फ सबको मतलब इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है, सबकी कंडीशन लगा लगा के हमारे पास रिजल्ट ये आ जाता है। फर्स्ट में बता दें स्केलोनॉमिक का, और इसका एक साथ ज्वाइन करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। उसमें डिसिपेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स की जो पावर होती है वो लेस देन इक्वल टू 0 होती है। तो डी ई अपॉन डी टी लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन सिस्टम इज इन मोशन, जब मेरे पास सिस्टम क्या हो, मोशन में हो, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ आ गई, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हो। टोटल एनर्जी, मेरे पास जो है टोटल एनर्जी डिमिनिशेस ड्यूरिंग द मोशन। अगर मेरे पास टोटल एनर्जी वो डिमिनिशेस हो जाती है ड्यूरिंग मोशन, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डिसिपेटिव सिस्टम। क्योंकि देखो ये चीज़ आ गया मेरे पास, यहाँ से डिसिपेटिव फोर्सेस का यूज़ किया है, और मेरे पास अगर टोटल एनर्जी यहाँ से डिमिनिश हो जाती है ड्यूरिंग द मोशन, मतलब गायब हो जाती है मोशन के टाइम पे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डिसिपेटिव सिस्टम।
क्योंकि यहाँ पर डिसिपेटिव फोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं। और इस केस में अगर मेरे पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, अगर वो मेरे पास डिमिनिश हो जाती है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डिसिपेटिव सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर। तो आई होप ये जो टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी हमारे पास, कि अगर मेरे पास सिस्टम स्केलोनॉमिक हुआ, देन फिर पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ ऐड कर दे कि वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रही है, फिर कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ तब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जायरोस्कोपिक फोर्सेस क्या होते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, फिर अगर हम इन सबको कंबाइन कर ले एक साथ तो तब क्या होगा, इन दोनों तीनों को कंबाइन कर ले तब क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।